ठीक है, आज की जो टॉपिक है उसका नाम है नॉन अलाइनमेंट मोमेंट। ठीक है, और ये जो टॉपिक है ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी से रिलेटिव है। मुझे बताओ तो आवाज सही आ रही है कि नहीं? हाँ दी, आवाज सही है। ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये दो पढ़ेंगे हम लोग आज। ठीक है, और उसके बाद पेपर 1 करेंगे। आज से जो टॉपिक स्टार्ट हुआ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, 1 वीक के अंदर मतलब 5 डेज के अंदर 1 वीक में मैं सोचूंगी 2 टॉपिक हम दो ही कवर कराने के लिए। एक तो कवर हो गया, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद में इंडियन फॉरेन पॉलिसी कराऊंगी, फिर आयर साथ में कराती हूँ, दोनों साथ में कराती हूँ, ऑलमोस्ट मिला मिला हुआ है। ठीक है, ये कराती हूँ। पूरा 10 टॉपिक है ना, 10 टॉपिक में मुझे जल्दी जल्दी कवर करना पड़ेगा कि रिवीजन भी करा सकूं। नॉन अलाइनमेंट मोमेंट बोला, एशिया अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस हुआ था 1955 में। द नॉन अलाइनमेंट मोमेंट, जिसको नैम बोलते हैं, ट्रेस इट्स टू द एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस। बोला अगर आप ट्रेस करना चाहेंगे कि नैम का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, या इसका ओरिजिन कहाँ से है ना, अगर हम ट्रेस करना चाहेंगे कि ये मेन आया कहाँ से है, तो हम देखेंगे कि इसका ओरिजिन हुआ है एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस में। कहाँ पे हुआ है? एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस। एक सेकंड रुको, तो मुझे थोड़ा इसको रखने में, मुझे थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। इसको ऊपर लिख लेते हैं। हाँ, ठीक हो गया। अब आवाज भी ठीक आएगी। हाँ, एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस। ठीक है, एशिया अफ्रीका जो कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ पे हुआ था? बैंडुंग में हुआ था, इंडोनेशिया, 1959 में। ये जो एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस है कहाँ पे हुआ था? बैंडुंग, इंडोनेशिया के बैंडुंग में हुआ था 1955 में। इसको 10 प्रिंसिपल ऑफ बैंडुंग भी बोलते हैं। अगर तुमसे कोई पूछे कि नैम का ओरिजिन कहाँ हुआ था, तो एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो 1955 में हुआ था। ठीक है, बोला कि द नैम जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इज ए फॉर्म ऑफ 120 कंट्रीज। ये एक फॉरम है 120 कंट्रीज का। आर नॉट फॉर्मली अलाइन, ये कोई फॉर्मली अलाइन कंट्री नहीं है विथ अगेंस्ट एनी मेजर ब्लॉक। ये कोई, ये मैं एक बात बताती हूँ, मैं यहाँ पे लिखी नहीं हूँ, लेकिन जब मैं कोल्ड वार पढ़ाती तो मैं वहां पे नैम के बारे में लिखती हूँ कि नैम किसके अगेंस्ट आया था। ये दो मेजर पावर ब्लॉक के अगेंस्ट आया था। ठीक ना, दो मेजर पावर, एक तुम्हारा था यूएसएसआर और एक था यूएसए। ठीक ना, ये लोग दोनों ही एक ब्लॉक था, है ना, और दोनों के बीच में कोल्ड वार चल रही थी। इसी के अगेंस्ट तुम्हारा नैम आया था। ठीक है, तो बोला कि नैम का फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी। दूसरा क्वेश्चन तुमसे पूछेगा तो तुम बोल सकते हो बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस 1961। ठीक है, पहला कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है? बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस 1961। नैम का फर्स्ट ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस जो है वो बेलग्रेड, यूगोस्लाविया 1961 में हुई थी। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये है कि नैम का ओरिजिन कहाँ हुआ है। ठीक है, एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस में हुई है। कब हुआ था? 1955 में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन तुमसे पूछेगा नैम का फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कब हुआ था। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है? तो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस का नाम है बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये कब हुई थी भाई? तो 1961 में हुई थी। ठीक है, बेलग्रेड है कहाँ? तो यूगोस्लाविया 1961। ठीक है, यूगोस्लाविया। ठीक है ना, याद रखो। ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो पूछना कि हाँ मुझे नहीं समझ में आ रहा, बताइए। ठीक है, बोला कि इसके फाउंडिंग मेंबर के बारे में पढ़ेंगे, इसके फाउंडिंग फादर ऑफ द मूवमेंट, मतलब फाउंडिंग मेंबर कौन कौन है नैम के। ठीक है, नैम के फाउंडिंग मेंबर कौन कौन है हम लोगों को जानना जरूरी, क्योंकि एग्जाम में आ चुका है। आ जाओ, फर्स्ट है भाई हमारे इंडिया से जवाहर लाल नेहरू ऑफ इंडिया, है ना। एक मिनट, फिर दूसरे जो है वो जमाल अब्दिल नासिर ऑफ इजिप्ट। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है,
ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। फर्स्ट जो है वो जवाहरलाल नेहरू, सेकंड जो है वो है जमाल आब्दिल नासिर, ये इजिप्ट के हैं, ठीक है। उसके बाद निक्रोमा ऑफ घाना, अहमद, इसका नाम है खवामे निक्रोमे ऑफ घाना। तीसरा अहमद सुकरानो ऑफ इंडोनेशिया। और फिफ्थ है जोसेफ ब्रोस टीटो ऑफ यूगोस्लाविया। ये तुम लोगों को याद करना है। अब क्यों याद करना है ये सुनो, क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है कि इनमें से एक कौन फाउंडिंग मेंबर है, फिर कंट्री भी आया हुआ है कि कौन कंट्री फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। तो इसलिए याद करना ये जरूरी हो जाता है। देख लो, जवाहरलाल नेहरू, जमाल अब्दुल नासिर, नुक्रुमो घाना का, सुक्रोनो इंडोनेशिया का, टीटो यूगोस्लाविया का, है ना। टीटो कहाँ का है? यूगोस्लाविया का है, ठीक है। एक बार मैं तुम लोग से क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मतलब तुम ही हो क्लास में से, तुम पूछ रही हो तो तुम बताना। फर्स्ट क्वेश्चन मुझे बताओ कि नैम का ओरिजिन कहाँ हुआ था? एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस, डेट बता दो। 1955। 1955 बिल्कुल सही बोले। मुझे बताओ कि नैम का फर्स्ट कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है? बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस, बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस 1961। 1961, ठीक है। क्या नैम जो है वो एक, मतलब नैम जो है क्या वो एक फॉर्मल ये है, मतलब एक फॉर्मल एलाइग है, जैसे एक होता है फॉर्मल, नहीं नॉट फॉर्मल, कोई फॉर्मल ये नहीं है, ठीक है, वो कोई फॉर्मल नहीं है, ठीक है ना। अभी अगर मैं बोलूं कि नैम में टोटल कंट्री, वो वहां पे मैं लिखना भूल गई हूँ, पीडीएफ करूंगी तो मैं चेंज कर दूंगी। मैं सोची थी चेंज करूंगी लेकिन नहीं चेंज हुआ। अभी नैम में जो है 121 कंट्री है, ठीक है। 121 कंट्री नैम के मेंबर है, ठीक है। कितने हैं? 121 कंट्री मेन के, 21। हाँ हाँ। ऑब्जर्वर ऐसे नहीं पूछते, लेकिन फिर भी ऑब्जर्वर 18 है, ठीक है ना। पहले तो 120 था, अभी तुम्हारा बुक वगैरह में दे रहा है कि नहीं, मतलब बुक में हम पढ़े थे तो दे रहा था 21। हम सोचे थे कि हमको लग रहा है कि हम चेंज कर दिए हैं, लेकिन हमको याद आया कि नहीं, हम नहीं चेंज किए हैं, ठीक है। तो याद रखना, और क्या, ठीक है। अच्छा, हवाना डिक्लेरेशन भी मैं नहीं लिखी हूँ ना। कैसे छूट गया मुझसे इतना बड़ा चीज, यहाँ पे एक और चीज लिखेंगे, रुक जाओ। छूटता नहीं है, मैं मतलब मेरा 2-3 नोट्स है ना, तो मैं ऐसा नोट्स कभी कभी उठा के ले आती हूँ ना, मतलब ये तो ठीक है पूरा है इसमें, लेकिन एक चीज छूट गया जो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, पीडीएफ में भी लिख दूंगी, ठीक है। कि ये जो आया था, जो नैम, तो यहाँ पे एक डिक्लेरेशन आया था, यहाँ पे एक डिक्लेरेशन आया था, डिक्लेरेशन का नाम देख लो, हवाना। ओहो, लिखा क्यों नहीं रहा, फिर से लग रहा आपको, इसको बंद करके स्टार्ट करना पड़ेगा, रोज यही ड्रामा हो रहा। अब लिखा जाएगा, देखो। बोला कि नैम जब आया था तो यहाँ पे एक हवाना डिक्लेरेशन आया था, HAVANA। हम पीडीएफ, कल वाला पीडीएफ तुम लोगों को सही करके भेज दिए हैं, ठीक है। और मतलब जो छूटा था, ये वाला में भी, ये वाला छूटा हुआ है, तो मैं कल लिखूंगी तो भेज दूंगी। हवाना डिक्लेरेशन कब हुआ था? 1979, नैम में ही हुआ था। कोई आया है, मैं उसको पहले ऐड कर लेती हूँ, ठीक है, सुषमा, ठीक है। तो याद कर लेना, हवाना डिक्लेरेशन आया था 1979 यहाँ नैम में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा चीज, इंटर योर कमेंट हेयर। क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सब रिकॉर्डिंग में आ जाएगा ये सब मेरा। हाँ चलो, यहाँ लिख देती हूँ, है ना।
हवाना डिक्लेरेशन क्या था? हवाना डिक्लेरेशन, हवाना HAVANA, हवाना डिक्लेरेशन, DCLAR डिक्लेरेशन कब का है भाई? 1979 का डिक्लेरेशन है। ठीक है, चलो ये हो गया नैम का। नैम का फाउंडिंग मेंबर कंट्री भी हम आज से फॉरेन पॉलिसी स्टार्ट किए हैं सुषमा। ठीक है, आयर ऑफ फॉरेन पॉलिसी 1 वीक में मैं कंप्लीट करने की कोशिश ठीक है। करूंगी। हाँ ठीक है, ये सब बड़ा बड़ा टॉपिक, इससे पहले हटा देती हूँ। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नैम, नैम का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू इंस्पायर द नेशनल इंडिपेंडेंसी। देख लो नैम का पर्पस क्यों था, नैम आई क्यों थी? जितनी भी ये जो कंट्री है ना, इन्होंने बोला कि हम लोगों को इंडिपेंडेंस रहना, सॉवरिंग रहना, टेरिटोरी इंटीग्रिटी बना के रखना है, और सिक्योरिटी ऑफ नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज। हम इसका बता रहे, अलाइन का मतलब पहले समझो। अलाइन का मतलब होता है किसी से जाके जुड़ जाना। ठीक है, किसी से जाके जुड़ जाना। और उस टाइम तुम्हारा चल रहा था कोल्ड वार। ठीक है, कोल्ड वार चल रहा था। कोल्ड वार मतलब तुम्हारा दो कंट्री के बीच में, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वार चल रहा था। तो इन्होंने बोला कि हमको किसी के साथ नहीं जुड़ना, हमको नॉन, इन्होंने बोला हम लोग क्या करेंगे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चलाएंगे। मतलब हम लोगों को किसी के साथ नहीं जुड़ना है। नॉन का मतलब हो गया कि हम लोगों को किसी के साथ नहीं जुड़ना है। ये मूवमेंट इन्होंने चलाया था। ये जो कंट्री है, 5 कंट्री, ठीक है ना। अच्छा, हवाना डिक्लेरेशन लिखा हुआ, मुझे लगा नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ठीक है। तो इन कंट्री ने क्या बोला कि हम लोगों को अपने सिक्योरिटी के करना है, नॉन अलाइन कंट्रीज रहना है, किसी भी ब्लॉक के साथ जाके नहीं मिलना। अलाइन का मतलब जुड़ना है ना, लेकिन हमको नहीं जुड़ना है, किसी भी कंट्री के साथ नहीं जुड़ना है। और हम लोगों को स्ट्रगल करना है किस किस चीज के अगेंस्ट? इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट, क्लोनियलिज्म के अगेंस्ट, न्यू क्लोनियलिज्म के अगेंस्ट और रासिज्म के अगेंस्ट। इन जितने भी सब्जुगेशन है, फॉरेन सब्जुगेशन है, ये सारे ही फॉरेन सब्जुगेशन की फॉर्म है। इसके अगेंस्ट हम लोग को स्ट्रगल करना है, ये नैम का पर्पस था। इंपीरियलिज्म, क्लोनियलिज्म, न्यू क्लोनियलिज्म, रासिज्म, इन सब के अगेंस्ट हम लोग को स्ट्रगल करना है ना। इनसे हम लोग को बचना है। सुषमा तुम पता नहीं क्लास की थी कि नहीं, हमको पता है, हम आरसी को क्लास कराए थे। बलवंत राय मेहता कमेटी का मैं एक एक पार्ट पढ़ाई हूँ कि उसको कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बोला जाता है। 1955 में आई, 7 में आई, 1959 में उसको अडॉप्ट किया गया, हर एक बात। और मैं आज देखी जब क्वेश्चन तुम्हारा, तो मैं देख रही कि 5 क्वेश्चन सारा आया हुआ, मतलब पढ़ा हुआ है। वो टॉपिक अगर सीन ना भी कोई पढ़ता ना, तो उसका आंसर सॉल्व हो जाता हाँ, तो ये वाला है पढ़ाए ना। हैं तो आप। और पढ़ाए थे ना, हर एक पार्ट में कराई थी कि 3 बोला है, कौन हाँ, कौन बोला है ना। ये सब एकदम इतना इजी दिया था कि वो पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, ऐसी सॉल्व हो जाती। हम देखे तो देखे कि एक तो मतलब आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन एक देखी तो मैं अच्छा लगा मुझे कि बहुत अच्छा इजी आया था। और मैं पूरा बलवंत राय में तुम्हारा मुझे नहीं याद है, लेकिन तुम बोली कि तुम कराए होंगे, भूल जाती मेरे माइंड से, लेकिन हमको याद है कि मानसी को पूरा कराए थे कि कब कब आई थी, कैसे कैसे आई थी। और तुम बोली कि तुमको भी कराए है ना, तो चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पे समझ में आ गया। अब यहाँ पे आएंगे, ठीक है ना। नैम में हमारा डिक्लेरेशन आया था 1979 में, ठीक ना। सेड दैट द ऑर्गेनाइजेशन गोल वाज द टू प्रोटेक्ट, बोला ये जो हमारा डिक्लेरेशन है इसका पर्पस ही यही था, वही वाला बात कि हम लोग को नेशनल इंडिपेंडेंसी, सॉवरेनिटी, टेरिटरी बना के रखना है, लड़ना उसके अगेंस्ट। वही हमारा डिक्लेरेशन में वही बात बोला था जो नॉर्म का, जो नैम में बोला गया था। ठीक है, ये एग्जाम में आता है, देख लेते हैं। नैम का फर्स्ट समिट कब हुआ था? फर्स्ट समिट तो देख लो भाई, 1 सितंबर से लेके 6 सितंबर तक का तुम्हारा 1961 बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ था। ठीक है, मैं इसको पहले डिलीट कर रही हूँ और उसके बाद में यहाँ पे लिखूंगी। लाइट चला गया है मेरे लैपटॉप को, अब चार्जर चले अभी कुछ देर तक। ठीक है, कुछ कुछ याद करेंगे। पहला देखो याद करो, पहला तो ये बेलग्रेड यूगोस्लाविया। दूसरा हम लोग को इसमें इंपोर्टेंट ये याद करना है कि इंडिया में कब हुआ था, क्योंकि वो एग्जाम में पूछता है। इंडिया में कौन वाला हुआ था? 7th समिट, देख लो। 7 से, ठीक है, सितंबर अक्टूबर, अच्छा 7 मार्च है ना, 7 मार्च है, 7 से 12 मार्च तक। 1983 में
इंडिया के न्यू दिल्ली में न्यू दिल्ली में न्यू दिल्ली में तुम्हारा इंडिया में हुआ था नैम का समिट। और भी कभी हुआ है देखो तो। 8 पहले इंडिया का याद कर ले तो उसके बाद ही कुछ और आते हैं, ठीक है। और नहीं दिया ना, इंडिया का बस एक ही बार हुआ है। एक ही है। एक ही है, हाँ ठीक है, एक ही है। चलो और हम लोग कुछ कुछ याद करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। मैं प्रीवियस ईयर को एक बार ऐसे ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर भी देख लेंगे और उसके बाद याद करेंगे। एक तो याद है फर्स्ट हुआ था बेलग्रेड यूगोस्लाविया में। उसके बाद तुम्हारा सेकंड समिट जो है वो 5 से 10 अक्टूबर 1964 में हुआ था, ठीक है। कैरो में, यूएई, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक में, मतलब यूएआर, कैरो करके कोई जगह है। थर्ड समिट जो हुआ था 8 से 10 सितंबर 1970 में लुस्का, जम्बिया में। फोर्थ समिट 5 से 9 सितंबर 1973 अल्जेरिया एंड अल्जेरिया में हुआ था। फिफ्थ समिट जो है, जो हम लोग को, जो कंट्री हम लोग बहुत सुनते हैं जैसे श्रीलंका, वो याद कर लो, ठीक है। बाकी जो माइंड से निकल रहा है उसको हटा दो। श्रीलंका कब? कोलंबो में 1976 में, देख लो 1976 में कोलंबो श्रीलंका। अभी हम लोग हवाना पढ़े भी, हवाना डिक्लेरेशन, तो हवाना 1976 में भी आई भी है। एक मिनट, हवाना डिक्लेरेशन का डेट देख लो, 1979 है, सॉरी, फिर आया ये वाला, ये टिपा जा रहा है ऊपर, ठीक है। हवाना 1979 में आई थी और इसका समिट हुआ है 1976 में, है ना। नहीं सॉरी, 1979 में ही हुआ है, सॉरी। देख लो, हवाना याद करना इजी है, डिक्लेरेशन याद होगा, समिट भी याद हो जाएगा। कौन सा समिट हुआ था? 6 समिट, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे। हवाना के बाद ही इंडिया में हुआ था, आगे पीछे याद कर लो। 6 में हुआ था तुम्हारा हवाना में, ऐसे याद करो। श्रीलंका पहले तो फर्स्ट हुआ था बेलेग्राड में, फिफ्थ हुआ है तुम्हारा श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका हम लोग को जाना पहचाना नाम है, बहुत ईजी, हम लोग हमेशा सुनते थे इसलिए वो याद कर लेते हैं। 6 हुआ था तुम्हारा, 6 समिट कहाँ पे हुआ था भाई? तो हवाना डिक्लेरेशन हुआ, उसके बाद इंडिया में हुआ। इंडिया के बाद तुम्हारा 8 वाला जो है वो जम्बी में हुआ। अच्छा वो छोड़ दो। 9th समिट 1989 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया। अच्छा एक यार था ना 8 समिट, एक से 6 सितंबर तक 1986 में हरेर, जम्बी, और ये तो अभी पढ़ा है। 9th हुआ है तुम्हारा 4 से 7 सितंबर 1989 बेलग्रेड यूगोस्लाविया। 10th समिट हुआ है 1 सितंबर से 6 सितंबर तक का 1992 जकार्ता, इंडोनेशिया, ठीक है। मैं तुम लोग को यहाँ पे ज्यादा फोर्स नहीं डालूंगी, मैं से बोलूंगी कि इंडिया का याद करो, फर्स्ट याद करो। इंडिया से पहले कौन था वो याद करो, हवाना था, तो हवाना जो चार्टर डिक्लेरेशन था वही टाइम हुआ है 1979, क्योंकि इसका डेट याद करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और तुम लोग को और भी याद करना है। मैं 3 याद कराई ना, रुक जाओ, मैं कुछ कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, तुम लोग मुझे बताना, उसके बाद ही मैं आगे चलती और पढ़ाऊंगी, ठीक है। चलो मुझे पहले जल्दी से बता दो तो पहले, यही प्रॉब्लम हो रहा, बार बार हैंग करने लग रहा। कितना बार मैं बंद करूँ, कितना बार स्टार्ट करूँ? हमको लगा पेन खराब हो गया, मुझे पेन का नीजल चेंज करना पड़ेगा। हम्म, मुझे बताओ तुम लोग कि नाम का ओरिजिन कहाँ पे हुआ था? बताओ लक्ष्मी। बैंडूंग कॉन्फ्रेंस से हुआ था। बैंडूंग कॉन्फ्रेंस का, एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस, हाँ एशिया दोनों ही नाम है उसका ना। हाँ हाँ, उसको बैंडूंग कॉन्फ्रेंस भी बोलेंगे, एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस भी बोलेंगे, दोनों ही बोलेंगे, ठीक है। दोनों ही बोलेंगे बैंडूंग, क्योंकि वो बैंडूंग हुआ था ना, इसलिए इसको बैंडूंग कॉन्फ्रेंस भी बोलेंगे और एशिया अफ्रीका हाँ, कॉन्फ्रेंस भी बोलेंगे, ठीक है, दोनों ही बोलेंगे, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी, देखो एशिया अफ्रीका कहाँ पे हुआ था? बैंडूंग में, तो उसको बैंडूंग कॉन्फ्रेंस भी बोलेंगे, ठीक है देखो यहाँ पे हाँ। अच्छा मैं लिखी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी याद रखना, ठीक है। हो गया, याद हो गया। कब हुआ था भाई? तो कब हुआ था, डेट बताओ। एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस भी लिख देती हूँ, एशिया 1955, अफ्रीका कॉन्फ्रेंस 1955। फर्स्ट समिट का डेट बताओ। 1961, बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस, बेलग्रेड यूगोस्लाविया। है ना। फर्स्ट जो हुआ था बेलग्रेड में हुआ था, है ना, मैं लिख देती हूँ। उसको बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। कहाँ पे हुआ था? युगोस्लाविया में ना, युगो
स्लाविया, हाँ ठीक है। और डेट था 1961, ये तो हम लोग पढ़ लिए। कितने टोटल कंट्री है अभी प्रेजेंट? 121। ठीक है, पहले हो गया, उसके बाद और हम लोग, हाँ हवाना डिक्लेरेशन का डेट बता दो मुझे। 1979। हवाना, हवाना डिक्लेरेशन का डेट हो गया तुम्हारा 1979। वेरी गुड। फाउंडिंग मेंबर का नाम बताओ जल्दी जल्दी। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, हाँ। नक्रोम, नासिर, नक्रोम, नासिर, नासिर, सुकरानो, सुकरानो, टीटो, बिल्कुल सही। पांच, टीटो। हाँ बिल्कुल सही बता दी। चलो अब मुझे लास्ट क्वेश्चन बताओ, किसके किसके अगेंस्ट आया था बताओ तो, किस किस चीज के लिए स्ट्रगल करना था उन लोगों को? colonialism, colonialism, imperialism, colonialism, imperialism, imperialism, न्यू colonialism, racism, इन सब के अगेंस्ट लड़ना था, है ना। चलो ये तो तुम लोगों का हो गया। मुझे बताओ इंडिया में कब हुआ था ये? इंडिया में कौन सा इंडिया में समिट? तो 7th समिट हुआ था। हाँ, डेट भी याद करना जरूरी है, ठीक है। 1983। हाँ सही बोली, बिल्कुल, वेरी गुड। और मुझे बताओ कि हवाना में कब हुआ था? तो वही हवाना वाला डेट हो जाएगा, है ना, पहला। हाँ, हवाना में 2 बार हुआ 1968। है, हाँ हवाना में 2 बार हुआ है, ठीक है। चलो आते, ये क्या बात, अच्छा 10 प्रिंसिपल पढ़ेंगे। बैंडिंग में 10 प्रिंसिपल, बैंडिंग कॉन्फ्रेंस में 10 प्रिंसिपल रखा गया था। रेस्पेक्ट ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, बोला कि जो ह्यूमन राइट्स है ना, जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है उसका हम लोग रेस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव्स होगा। यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, प्रिंसिपल है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, और जो ह्यूमन राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है ना, जो ह्यूमन राइट्स, जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है उन सबको रेस्पेक्ट देंगे। यूनाइटेड नेशन के चार्टर के जो प्रिंसिपल है, ऑब्जेक्टिव्स है, ह्यूमन राइट्स जो है उन सबको रेस्पेक्ट देंगे। पहला, जितने भी नेशन है ना सबके सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी को हम लोग रेस्पेक्ट देंगे। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वलिटी, हम लोग जितने भी कंट्री हैं सबके साथ मिलकर, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, उनके साथ हम लोग इक्वलिटी बना के रखेंगे, रैसिज्म नहीं करेंगे। नॉन इंटरवेंशन, नॉन इंटरफेरेंस, इंटरनल अफेयर एंड अदर कंट्री, हम लोग नैम कंट्री, जितने भी नैम कंट्री है, हम लोग एक दूसरे का मामला, इंटरनल मामला में इंटरफेयर नहीं करेंगे। Respect for the right of every nation defend itself either individually, collectively, in conformity, conformity with the Charter of the United Nation। बोला यूनाइटेड नेशंस में जो, यूनाइटेड नेशन के चार्टर में जो कंफर्म कर दिया गया ये बात का, कि कोई भी अपने आप को बचाने के लिए, कोई हर नेशन अपने अपने राइट्स के लिए, अपने आप को बचाने के लिए इंडिविजुअली, कलेक्टिवली कुछ भी कर सकता है, वो उसको राइट है ना, तो उसको हम लोग रेस्पेक्ट करेंगे। बोला कि नॉन यूज ऑफ कलेक्टिव डिफेंस पैक्ट, हम लोग कोई ऐसा डिफेंस पैक्ट नहीं बनाएंगे जो सब साथ मिलकर दूसरों को मारेंगे, है ना। टू ग्रेट स्पेसिफिक इंटरेस्ट एनी ऑफ द ग्रेट पावर, ठीक है। बोला कि हम लोग कोई भी ग्रेट पावर से कोई बेनिफिट नहीं उठाएंगे। नो यूज ऑफ प्रेशराइज एनी कंट्री अदर कंट्रीज में बता रही हूँ, जो 5 कंट्रीज हैं, 5 कंट्रीज में कौन कौन था बताओ? एक था तुम्हारा इंडिया, ठीक है, इजिप्ट, इजिप्ट, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया, घाना, है ना, हो गया। अब मान लो कि इंडिया का लड़ाई हुआ, मान लो कि फॉर एग्जांपल कोई दूसरे पाकिस्तान से, ठीक है, तो अब पाकिस्तान जो है इजिप्ट का यूज करे, क्योंकि इजिप्ट भी एक मुस्लिम कंट्री है, तो यूज करके ऐसा नहीं कि इंडिया को नुकसान पहुंचाए। हम लोग कोई भी नो यूज ऑफ प्रेशर्स व कोई दूसरा कंट्री के प्रेशर में, या कोई दूसरा कंट्री उसका यूज ना करे किसी दूसरे कंट्री के अगेंस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरा इंडिया में लड़ाई हो और इजिप्ट को पाकिस्तान यूज करे इंडिया से बदला लेने के लिए, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिफ्रेनिंग फ्रॉम कैरिंग आउट, थ्रेटिंग टू कैरी आउट एग्रेशंस फ्रॉम यूज फोर्स अगेंस्ट, वही वही बात है कि जो भी एग्रेशन वगैरह रहेगा उसके अगेंस्ट लड़ना, ठीक है। पीस, अगर मान लो कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग हम लोग उस कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुल पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। हम लोग जितनी भी कंट्री है आपस में म्यूचुअल इंटरेस्ट और कॉपरेशन को प्रमोट करेंगे।
इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन मतलब यूएन ने जो भी लॉ बनाया होगा, इंटरनेशनल लॉ बना होगा, उसको हम लोग रेस्पेक्ट देंगे। नैम लॉसिंग इट्स रेलिवेंस, आज करंट टाइम में नैम का कोई रेलिवेंस नहीं है। नैम का जो रेलिवेंस वाज डायल्यूट हो गया है कोल्ड वार के खत्म होते ही। जैसे ही कोल्ड वार खत्म हुआ है, नैम का रेलिवेंस जो है वो डायल्यूट हो गया, खत्म हो गया है, और मल्टी पावर वर्ल्ड जो है वो राइज हो गया है। Being neglect, even as a NAM as a continue to maintain its schedule of political meeting, there is a demising political commitment towards, एक तो ये कंटिन्यूटी मीटिंग भी नहीं रखता है, ठीक है, पीरियडिकली मीटिंग वगैरह नहीं करता है। मेनी मेंबर कंट्री इंक्लूड इंडिया हैव ए स्टैंडिंग देयर इंगेजमेंट विद द डेवलप्ड वर्ल्ड टू सिक्योर कैपिटल ट्रेड टेक्नोलॉजी एंड मार्केट। जबकि नैम का पॉलिसी क्या था कि हम किसी भी ब्लॉक के साथ नहीं मिलेंगे, यूएसए या यूएसएसआर के साथ, जबकि नैम का एक फाउंडिंग मेंबर कंट्री इंडिया है, फिर भी इंडिया क्या किया, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसने डेवलप्ड वर्ल्ड के साथ इंगेज हो गया है ना। नैम का तो ये प्रिंसिपल टूट गया। इंडिया अपने आप को कैपिटली सिक्योर करने के लिए, ट्रेड को सिक्योर करने के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, मार्केट के लिए, इसने थर्ड वर्ल्ड से क्या, डेवलप्ड कंट्री से क्या की, दोस्ती कर ली, जाके मिल ली। तो ये तो नैम का रेलेवेंस खत्म हो गया। Fissure within the NAM country lead to difficulty arriving a consciousness or various global issue leading to the rising of division issues, square settling among members। इतना बड़ा बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन नैम तो कोई प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पा रही। जी ट्वेंटी कंट्री का रेलेवेंस क्यों बढ़ा था पता है? क्योंकि जब 2008 में तुम्हारा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो जी20 बहुत हेल्प किया था। तब समझ में आया कि जी20 बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, लेकिन नैम ने आज तक ऐसा कुछ किया ही नहीं। इंक्रीज रेलिवेंस ऑफ अल्टरनेटिव फॉर्म, क्योंकि इसका इसका रेलिवेंस इसलिए भी यार कम हो गया कि इसके अल्टरनेटिव में और दूसरे दूसरे फॉरम आ गए, जैसे जी20 आ गया, जो कि फिर बहुत सारे रीजनल कॉपरेशन आए, जैसे बिम्स्टिक आ गया है, आसियान आ गया है, एससीओ आ गया, आरसीपी आ गया। तो इन सब की वजह से नैम का जो रेलिवेंस है ना वो कम भी हो गया है। नैम नैम मेयर टॉक्स ऑफ, बस ये एक बात करने का दुकान है यार, कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपको मिलने देखने को नहीं मिलेगा, बस बात करने का एक दुकान है। एपी राणा जो है, एपी राणा इंट्रोड्यूस करते हैं आइडिया ऑफ द न्यू नॉर्दर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, ठीक है, टू एनालाइज रेलेवेंस ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इन द पोस्ट कोल्ड वॉर। ये पूरा याद करना तुमको। ये अपने बुक का नाम है द इम्परेटिव्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट, ए कॉन्सेप्चुअल स्टडी ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी स्ट्रैटेजी इन न्यूक्लियर पीरियड। बोले कि सॉरी, नेहरू पीरियड, नेहरू के पीरियड की जो पॉलिसी थी ना नॉन अलाइनमेंट, उसका इन्होंने बताया कि क्या कोल्ड वार, पोस्ट कोल्ड वार मतलब आफ्टर द कोल्ड वार के बाद इन्होंने एनालिसिस किया कि क्या रेलेवेंस है नैम का, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेरी बात सुनो, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि आइडिया ऑफ द न्यू नॉर्दर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पावर किसने इंट्रोड्यूस किया है? तो एपी राणा ने इंट्रोड्यूस किया। देख लो, द आइडिया ऑफ न्यू नॉर्दर्न कंसेप्ट ऑफ पावर किसने इंट्रोड्यूस किया है? एपी राणा ने। किस चीज को देखने के लिए इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि कोल्ड वार के बाद क्या नैम रेलेवेंस है कि नहीं? कौन सा बुक में? इम्परेटिव ऑफ नॉन अलाइनमेंट, एक कॉन्सेप्चुअल स्टडी ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटेजी इन द नेहरू पीरियड। ये करो 49 का क्वेश्चन। अच्छा, नैम का मैं हेड क्वार्टर नहीं बढ़ाई ना? ऑप्शन 4। अच्छा, वो बनाने तो फिर मैं बता। हमको भी ऑप्शन 4। चलो अच्छा, देख, नैम का पहली बात कोई ये नहीं है, मतलब हेड क्वार्टर नहीं है, ऐसा नहीं कि बेलग्रेड इसका हेड क्वार्टर है। हेड क्वार्टर ऑफ नैम इज इन बेलग्राड नहीं होगा, ठीक है, इसी से खत्म हो जाएगा आज, ठीक है। जूलियस नायर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर, ए तो हट जाएगा, तो ए हटा तो तुम्हारा ये और ये हट गया है ना। द हेड नैम का कोई परमानेंट क्वार्टर नहीं है, ठीक है, तो डी भी हट गया। तो डी हटा तो तुम्हारा आंसर बी और सी। बी सी में देखते हैं, इंडिया ने वन समिट किया था, बिल्कुल अभी हम लोग पढ़े।
17 समिट जो है वेनेजुएला ने किया था। चलो याद करो ये वाला, क्योंकि जो आया प्रीवियस ईयर नहीं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। क्या प्रॉब्लम है, बार बार ऐसा हो जा रहा। आ जाओ, देखो एक मिनट, 7th समिट तो पढ़ लिए, इंडिया 1983 न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है। फिर 17 पढ़ेंगे जो कि पोरलाम्बर वेनेजुएला में 13 से 18 सितंबर 2016 में हुआ था नाम का समिट, 17 समिट, 17, ठीक है। फिर उसके बाद 6 समिट कहाँ हुआ था, हवाना डिक्लेरेशन 1979 में। बस इतना ही 4 याद करो, हो जाएगा। इंडिया का न्यूक्लियर, इससे बहुत क्वेश्चन आया है, रिसेंट में बहुत क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं इसको लाई हूँ। चलो आ जाओ। इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टेज है ना, स्टार्टिंग का स्टेज लेट 1940s में इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड अंडर द गाइडेंस ऑफ होमी जे बाबा। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको स्टार्ट किसने किया था, होमी जे बाबा। यहाँ से ये एक सिर्फ क्या बोलता है, ये कोई न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए स्टार्ट नहीं किया था, ये न्यूक्लियर प्रोग्राम इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि हम लोग को भी चाहिए था एयरसेल वगैरह, इस वजह से। यहाँ तक इंडिया अभी सोची भी नहीं कि मेरे को न्यूक्लियर पावर बनना है, ठीक है। उसके माइंड में भी नहीं आया है कि मुझे न्यूक्लियर पावर बनना है, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि इंडिया के माइंड में भी नहीं आया था 1940s में कि हम लोगों को न्यूक्लियर कंट्री बनना है। होमी जी बाबा जो है वो सिर्फ एक के मतलब क्या बोलता है कि सिर्फ सिर्फ यूज के पर्पज से एरोसेल जो न्यूक्लियर ये वगैरह था उसको सिर्फ यूज करने के पर्पज से इन्होंने स्टार्ट किया था, बाकी इनके माइंड में ये नहीं था। हु इज ऑफन कंसिडर फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। अगर तुमसे फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम बोले तो होमी जी बाबा, लेकिन मिसाइल मैन किसको बोला जाता है, इंडिया का मिसाइल मैन किसको बोला जाता है, बोलो तो। एपीजे अब्दुल कलाम। बिल्कुल, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को मिसाइल मैन बोलते हैं, लेकिन फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम किसको बोलते हैं, होमी जी बाबा को बोलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि होमी जी बाबा जो है ना, इन्होंने ही, इनके गाइडेंस में ही इनिशिएट किया गया था, इनिशिएट। लेकिन 1945 में होमी जी बाबा ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च विद एड फ्रॉम द टाटा ग्रुप को स्टार्ट किया था, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोलते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, है ना, को स्टार्ट किया था होमी जे बाबा ने, स्टैब्लिश किया था। अगर तुमसे पूछो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च को स्टार्ट किसने किया था, होमी जे बाबा। डेट क्या है भाई, 1948, ठीक है। इनिशिएट कब किया था, तो 1940s में होमी जे बाबा, इसलिए होमी जे बाबा को फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि जो होमी जे बाबा है इन्होंने स्टार्ट किया था TIFR, है ना, ठीक है, द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ओके, इसका पर्पस क्या था कि हम लोग भी अब थोड़ा साइंस वाइंस की तरफ बढ़ते हैं ना। 1948 में एटॉमिक एनर्जी एक्ट स्टैब्लिश किया गया, इंडिया एटॉमिक एनर्जी कमीशन। बोला कि एटॉमिक एनर्जी एक्ट के तहत इंडिया में इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन को स्टैब्लिश किया गया, IAEC को 1948 में स्टैब्लिश किया गया। फिर 1954 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE को स्टैब्लिश किया गया, किस लिए, वाज क्रिएटेड एंड गिवन सिग्निफिकेशन पोर्शन ऑफ द डिफेंस बजट। डिफेंस बजट के लिए कि कैसे कैसे हम लोग न्यूक्लियर वगैरह यूज करेंगे, उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ द एटॉमिक एनर्जी को स्टैब्लिश किया गया। 1956 में पहली बार अप्सरा द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर बनाई, इसमें पूरा एशिया में, इंडिया में बना, इंडिया एशिया के अंदर आता है, तो बोला पूरा एशिया में पहली बार, है ना, पहली बार तुम्हारा बना था, तुम्हारा क्या, अप्सरा आया था, ठीक है। इसका नाम क्या था, एशिया में इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर एशिया में अप्सरा आया था 1956 में, ठीक है। बिकम ए ऑपरेशनल ट्रॉम्बे, ट्रॉम्बे पे आया था, ठीक है ना। हाँ, बहुत इसका कहानी तो बहुत, ऐसा बात नहीं है। उसके बाद एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम लाया, जिसको सैरिस रिएक्टर वाज प्रोवाइड बाय इंडिया, कनाडा एंड यूएस। सैरिस रिएक्टर जो है ना, इंडिया को कनाडा और यूएस ने दिया था, ठीक है।
इंडिया सेटअप इंडोजेनियस यूरेनियम फ्यूल प्रोग्राम। इंडिया जो है ना अपने कंट्री के अंदर ही, इंडोजेनियस का मतलब अपने कंट्री के अंदर ही इंडिया क्या कर रहा था, यूरेनियम को और फ्यूल प्रोग्राम को सेटअप कर रहा था। ठीक है, 1958 में प्रोजेक्ट फोनिक्स ऑथोराइज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नेहरू टू बिल्ड ए reprocessing plant with capacity 20 टन्स ऑफ प्लूटोनियम फ्यूल पर ईयर। 1958 में इन्होंने एक प्रोजेक्ट फानिक इनके ऑथराइज में स्टार्ट हुआ था। ये सब याद नहीं करने, खाली इसे एक बार पढ़ लो। 1961 से 1964 में कंस्ट्रक्शन एंड कमीशन बनाया गया था, किसके लिए, प्लूटोनियम प्लांट के लिए। देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मैं बता दे रही हूँ, जो रेड से हाईलाइट है वो इंपॉर्टेंट है, ग्रीन वाला ब्लू वाला भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बाकी यार मत उतना पढ़ना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ते हैं भाई, ये पढ़ते, कहानी यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, चाइना ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया 1964 में। हालांकि हमको सारे कंट्री का तुम्हारा न्यूक्लियर टेस्ट याद कराना है, ठीक है ना, सारा कंट्री का मुझे न्यूक्लियर टेस्ट का याद करना है, क्योंकि एग्जाम में आता है। ठीक है, बोला कि चाइना जो है 1964, यहाँ कहानी सुनना, 1962 में इंडिया और चाइना में वार हुआ। 1964 में चाइना ने किया न्यूक्लियर टेस्ट। इंडिया और चाइना वार हुआ। अब बताओ, आया इंडिया, बताओ बर्दाश्त कर पाएगा? नहीं। मेरे नेबरिंग कंट्री जो है ना, मेरे नेबरिंग कंट्री जो है वो क्या कर रहा है, न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है ना। और अभी रिसेंट ही हम लोगों का 1962 में वार हुआ है। ठीक है, और चाइना ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया उसका नाम था लूप नोर। ठीक है, कहाँ पे किया था, सॉरी, लूप नोर में किया था, और टेस्ट का नाम था 596। देख लो भाई, 596। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को यहाँ पे एक चीज पढ़ाऊंगी, उसके बाद में आगे पढ़ूंगी। नहीं, पहले यहाँ से स्टोरी पढ़ो। लूपनोर में न्यूक्लियर टेस्ट किया, 596 के नाम से टेस्ट का नाम था। चाइना बिकम द 5th कंट्री टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन फ्लो द यूएस, सोवियत यूनियन, यूके एंड फ्रांस। बोले ये 4 कंट्री किया, 5वां बना चाइना, तो 5 कंट्री बन गया है ना। तो चलो पहले मैं इन लोगों के बारे में भी पढ़ लेती कि ये लोग कब किया। सबसे पहले किसने किया था, मुझे जल्दी से बताओ, डेट बता दो। ये सुषमा तुम बताओ, क्योंकि लक्ष्मी को नहीं पता होगा। यूएस ने न्यूक्लियर टेस्ट कब किया था? 1945, 1945। हाँ। जब तुम्हारा वर्ल्ड वार खत्म हुआ, है ना, जो जापान में हाँ। गिराया। इसका देखा देखी करेगा तुम्हारा यूएसएसआर 1949 में। याद करो, एग्जाम में आया हुआ कुछ। 90। ठीक है, फिर आया यूके, तो यूके बोला अब हम करेंगे, तो यूके किया 1952 में। फिर आया फ्रांस, फ्रांस ने किया 1960 में। फिर आया चाइना, चाइना ने कब किया, 1964 में। बन गया 5 कंट्री न्यूक्लियर। इंडिया को लगा डर। ठीक है, इंडिया बोला कि इंडिया वॉज डीपली कंसर्न व्हेन चाइना कंडक्ट द इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन 1964। एशिया में कोई ऐसी कंट्री थी जो पहला, मतलब एशिया में भी अब न्यूक्लियर कंट्री रह रही थी। 4 कंट्री तो थी, चलो भाई ठीक है, लेकिन अब एक 5 कंट्री, वो भी हमारे नेबरिंग, वो भी एशिया की फर्स्ट कंट्री कहलाएगी न्यूक्लियर टेस्ट में। ये तो बड़ा इंडिया के लिए बहुत फिक्रमंद की बात है। The timing was especially significant because it became only viewer after the Sino India War 1962। इंडिया को डर लगा कि अभी हम लोग हाल ही में तो वार किए हैं, which had left India wary to China grow military power। इंडिया को बहुत ज्यादा मतलब वैरिड हुआ इंडिया कि अरे बाप रे बाप, अभी तो हम लोग न्यूक्लियर लड़ाई खत्म हुआ 2 साल ही में, अभी हम लोग को रिसेंट में वार हुआ था, कुछ साल पहले ही वार हुआ है, और चाइना अपने मिलिट्री पावर को कितना ग्रो कर रहा है। इंडिया को अपने सिक्योरिटी कंसर्न को लेके हुआ बहुत ही चिंता। चाइना का एग्रेसिव पोस्टिंग देखकर, है ना, इंडिया जाता है पहले यूएस के पास कि अगर इंडिया, चाइना मेरा नेबरिंग कंट्री है और उसने न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है, तो अगर कल का ये मुझे हमला करता तो क्या आप मेरे हेल्प कीजिएगा? वो मना कर देता है, यूके मना कर देता है, मतलब सब एक डायरेक्ट तो नहीं, बट एक समझ में आता है कि हाँ भाई मना कर दिया। अब इंडिया ने बोला कि नहीं भाई अब नहीं चलेगा, तो इंडिया ने भी क्या किया, न्यूक्लियर टेस्ट किया 1974 में।
ये देख लो, ठीक है। ये हो गया कहानी स्टार्ट। आ जाओ। अब फिर से कहानी सुनो। जब 1964 में चाइना ने किया न्यूक्लियर टेस्ट, तो तो जो 5 कंट्री ना वो लोग बहुत चालाक थे। इन्होंने बोला कि चलो अब हम लोग 1968 में एक ट्रीटी लाते हैं जिसका नाम होगा एनपीटी, ठीक है। जब चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो पूरे 5 कंट्रीज ने मिलके क्या किया, एनपीटी लाया। एनपीटी का फुल फॉर्म देख लो, नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी लाया। बोला कि चलो लाते हैं। इसका पर्पस क्या था, ट्रीटी का एम क्या था? ट्रीटी का एम था प्रिवेंट, रोकना। किसको रोकना भाई? द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन। मतलब अब कोई भी कंट्री जो है ना वो न्यूक्लियर वेपन कंट्री ना बन पाए, उसको रोकने के लिए 1968 में एनपीटी को लाया गया, ठीक है, याद रखना है ना। एनपीटी 1968 में आया था और इसके जो फाउंडिंग मेंबर जो जिन्होंने साइन किया था वो है तुम्हारा यूएसए, यूके, फ्रांस एंड चाइना, जो P5 कंट्री उन्होंने। लेकिन एनपीटी फोर्स में 1970 में आई थी। ट्रीटी का पर्पस था प्रिवेंट करना कि न्यूक्लियर वेपन कंट्री को फैलने से रोकना, ठीक है ना। और किस चीज को प्रमोट करना? डिसआर्मामेंट। आर्मामेंट का मतलब होता है वेपन, वेपन कंट्री अपने पास आर्मर रखना है ना, आर्म रखना। डिसआर्मामेंट का मतलब कि भाई हम लोग डिसआर्मामेंट को प्रमोट करें। चालाकी देखो, किसको प्रमोट कर रहा है? डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट का मतलब क्या है कि जो हथियार ना रखे, जीरो हथियार रखे, जीरो वेपन रखे। तो 5 कंट्री बहुत चालाक, आप आर्मामेंट बने हुए हैं। ये जो 5 कंट्री है, यूएसए, यूएसएसआर, और ये जो यूके है, ये जो फ्रांस है, जो चाइना है, ये आर्मामेंट बन के बैठी हुई है, ठीक है। और हम लोगों को क्या पाठ पढ़ा रही है कि दुनिया जो है वो डिसआर्मामेंट पे चले। प्रोवाइड एक्सेस टू पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, आप टेक्नोलॉजी को यूज करें लेकिन पीसफुल यूज करें। कहानी समझ में आ रही है? 1964 में जैसे चाइना यूज करता है, 1968 में जस्ट क्या कर देता है, फट सनी, चलो हम एक ट्रीटी लाते हैं। उसके बाद दुनिया में फिर 5 ही कंट्री ऐसी होगी जिसके पास क्या होगा, न्यूक्लियर वेपन होगा, और बाकी किसी के पास नहीं होगा, ठीक है। तो इंडिया भी चालाक नहीं थी। इंडिया बोली ये ट्रीटी मेरे लिए एक डिस्क्रिमिनेशनरी ट्रीटी है। इंडिया एनपीटी को क्या बोलती है? डिस्क्रिमिनेशनरी ट्रीटी। इंडिया ने रिजेक्ट किया एनपीटी को, इंडिया ने रिफ्यूज किया साइन करने से एनपीटी को। इंडिया ने बोला ना तो हम साइन करेंगे और ना ही इसको रेटिफाई करेंगे। इंडिया वाज नॉट ए सिग्नेटरी टू द एनपीटी, इंडिया ने एनपीटी को साइन नहीं किया। और क्या बोला कि ये जो इंडिया ने बोला कि एनपीटी जो है ये एक न्यूक्लियर अपार्थाइड है। अपार्थाइड का मतलब होता है डिस्क्राइमिनेशन करना, भेदभाव करना। ये बोला जहां पे न्यूक्लियर वेपन स्टेट वी आर ग्रांटेड आपका स्पेशल आवाज प्रिविलेज। कट रहा है थे। ओ मेरा आवाज कट रहा है? आप देखो तो अभी भी कट रहा है क्या? रुक जाओ 1 मिनट, अब देखो तो अभी भी कट रहा है क्या? हेलो, हाँ अभी भी कट रहा है? हाँ, अब ठीक है। ठीक है अब ना? ठीक हाँ है। ठीक है, ठीक। बोला अब यहाँ पे इंडिया का व्यू था कि ये जो ट्रीटी है ना, एनपीटी जो है ना वो एक न्यूक्लियर अपाटाइड है। अपाटाइड का मतलब होता है डिस्क्राइमिनेशन करना, भेदभाव करना, वो चीज, ठीक है ना। इन्होंने बोला, इंडिया ने बोला कि जहां पर न्यूक्लियर वेपन स्टेट वेयर ग्रांटेड स्पेशल प्रिविलेज, बोला जहां पर न्यूक्लियर वेपन स्टेट को स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ है, वहीं पर ही जो जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट है उनको रोक लगाया जा रहा है कि वो परस्यूइंग न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉयमेंट, कि वो न्यूक्लियर वेपन को डिप्लॉयमेंट ना करे। आप खुद ही बन के बैठे हुए। अच्छा, तुम किसी को नसीहत कब दोगी? जब तुम वो काम नहीं की हो। लेकिन जब ऑलरेडी तुम वो काम करके बैठी हुई हो, तुम किसी को नसीहत दोगी, मतलब तुम किसी को एडवाइस दे रही हो, तो वो क्या बोलेगा कि पहले तुम अपना देख तब दूसरा को देखना। तो इंडिया ने भी यही बात बोला कि ये न्यूक्लियर एपाटाइड है, ये डिस्क्रिमिनेशनरी है। क्यों? क्योंकि आप हम लोगों को तो रोक लगा रहे हैं कि भाई न्यूक्लियर टेस्ट मत करो, मत परसुइंग करो, मत टेस्ट करो। लेकिन आप जो है, आप तो खुद करके बैठे हैं 5 कंट्रीज। तो इसलिए मैं नहीं मानता हूँ इस ट्रीटी को। इन्होंने मना कर दिया। अब मना करके इन्होंने बोला कि भाई इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट को देखो क्या बोलते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आया, फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन 1974 में। इंडिया के फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट को बोला था फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। देख लो, गलत नहीं होनी चाहिए। नहीं समझ में आ रही है मुझसे पूछ लो, लेकिन प्लीज गलत मत करना।
ठीक है, नहीं समझ में आएगी पूछ लेना। आसी नहीं आई, ओ वो तो लेट में आएगी ना, मैंने उसका हो गया ये सब, तो इस वजह से वो आती नहीं, कुछ कोई बात नहीं, लेट में आएगी। समझ में आ गया। इंडिया के फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर, फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का मतलब है, अब ये बताएंगे आगे जाके कि फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का मतलब क्या है। बोलो इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट का जो कोड नेम था उसका नाम था स्मेलिंग बुद्धा। क्या था? स्मेलिंग बुद्धा। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ कि इसको टेस्ट कब किया गया था, डेट याद करो, 18 मई 1974। न्यूक्लियर का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, सॉरी इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट का डेट है 18 मई 1974। याद करो, नहीं तो एग्जाम में भूल जाता आदमी और फिर कंफ्यूजन होने लगता है। ठीक है, और उससे नंबर कट जाता है। भाई ये हुआ कहाँ था? पोखरान में हुआ था। पोखरान है कहाँ? राजस्थान में। प्राइम मिनिस्टर कौन था जब टेस्ट हुआ था? तो इंदिरा गांधी। इसको क्या बोला गया था? पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। ठीक है, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बोला गया था। क्या बोला गया था? पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। क्यों बोला गया था पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन? वो सिर्फ चाइना को दिखाना चाहती थी, वर्ल्ड पे एक मैसेज भेजना चाहती थी, पाकिस्तान को दिखाना चाहती थी कि मेरे पास भी कैपेबल है, मैं भी न्यूक्लियर टेस्ट कर सकती हूँ। लेकिन इन्होंने टेस्ट कर कर ममता बनर्जी बोली, सॉरी इंदिरा गांधी अनाउंसमेंट कर देती है कि ये जो मेरा न्यूक्लियर टेस्ट है ना, इसका नेचर जो है ना वो पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, मैंने पीसफुल पर्पस के लिए मैंने ये किया है। पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वाज इंटेंट, जानबूझ कर किया गया था, डिमॉन्स्ट्रेशन, इंडिया का न्यूक्लियर कैपेबिलिटी दिखाने के लिए, बट द गवर्नमेंट मेंटेन दैट द पर्पस वाज पीस। लेकिन गवर्नमेंट सोची कि हमको जिसको दिखाना हमको दिखा देना है ना, लेकिन उन्होंने बोला कि हमको पीस को मेंटेन करना है। तो पीस को मेंटेन करने के लिए इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी इंदिरा गांधी कि ये न्यूक्लियर टेस्ट जो है, ये न्यूक्लियर कंट्री बनने के लिए नहीं, ये कोई मिलिट्री पर्पस के लिए नहीं है, बल्कि ये पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है। ठीक ना, यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर पीस पर्पस और नॉट मिलिट्री। इन्होंने बोला, इंदिरा गांधी ने बोला कि मैंने जो ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज किया है ना, ये पीसफुल पर्पस के लिए यूज किया है, कोई मिलिट्री पर्पस के लिए या न्यूक्लियर वेपन कंट्री बनने के लिए नहीं यूज की हूँ मैं। अब देखो मेरा बात सुनो, तुम कहानी समझना। 1964 में कौन टेस्ट किया? तुम्हारा कहानी यहीं से स्टार्ट हुआ है, चाइना न्यूक्लियर टेस्ट किया। अब जब इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो 1968 में इन्होंने बहुत चालाकी से क्या लाया? एनपीटी आया। ठीक है, अब जब एनपीटी आया तो उसके बाद इंडिया ने क्या किया? 1974 में इंडिया ने किया न्यूक्लियर टेस्ट। जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो एक ग्रुप आया जिसका नाम था न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, कब आया ये? 1974 में। लेकिन क्या इंडिया इसका मेंबर है? इंडिया इसका मेंबर नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आता था कि इनमें से कौन सा गलत निकालो, लिखा हुआ था कि इंडिया इसका मेंबर है। नहीं भाई, इंडिया इसका मेंबर नहीं। एक सेकंड चार्ज लगा ले तो थोड़ा सा देखो ने बन गया। एक मिनट रुक जाओ। तो बिल्कुल ऐसे एकदम स्टोरी जैसा याद रखना कि 1964 में चाइना ने यूज किया, फिर 1968 में एनपीटी आया। एनपीटी आया तो इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया। इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप आया 1974। तो क्या इंडिया न्यूक्लियर एनएसजी का मेंबर है? इंडिया एनएसजी का मेंबर नहीं। ठीक है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है उसका फोकस था नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। मतलब न्यूक्लियर वेपन मतलब क्या कि अब हम लोग जो है ना, उसी इसका मेंबर वही बन सकता है जो एनपीटी को साइन करेगा। ठीक है, फंडिंग मेंबर कौन कौन है? वही 7 मेंबर इसके फंडिंग है स्टार्टिंग में, भी तो बहुत मेंबर इसके, यूएसए, सोवियत यूनियन, यूके, फ्रांस, कनाडा, जापान, जर्मनी। याद रखना ऐसे 5P कंट्री। ठीक है, और फर्स्ट वर्ल्ड वार का कंट्री, फर्स्ट वर्ल्ड वार में कौन था? इस सेकंड वर्ल्ड वार में कौन था? जापान और जर्मनी, है ना, अगेंस्ट कंट्री, जापान और जर्मनी और एक कनाडा। ऐसे हो गया, याद करना। फाइव याद करने का तरीका है 5P कंट्री, और वर्ल्ड वार 2 में जो 5P के अगेंस्ट था
कौन था? जापान और जर्मनी, वो भी मेंबर है, और कनाडा। ठीक है। इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ एनएसजी। क्वेश्चन 2 बार आया हुआ, 3 बार आया हुआ। इंडिया जो है एनएसजी का मेंबर नहीं है। इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ एनएसजी। वाई? क्यों मेंबर नहीं है? और देखते हैं। नॉन सिग्नेटरी ऑफ द एनपीटी, क्योंकि इंडिया ने एनपीटी को साइन नहीं किया, इसलिए इंडिया एनएसजी का मेंबर नहीं है। वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ द एनएसजी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से इंडिया जो है एनएसजी का मेंबर नहीं है, इज दैट इट इज नॉट ए सिग्नेटरी ऑफ द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। बोले इंडिया ने एनपीटी को साइन नहीं किया, इंडिया इसलिए मेंबर नहीं है। एनपीटी इज ए की क्राइटेरिया फॉर एनएसजी मेंबरशिप। एनएसजी ने एक क्राइटेरिया रखा है। तुम एग्जाम दे जाती तो देखती हो क्राइटेरिया रहता है, इतना परसेंटेज है। तो एनएसजी ने भी क्राइटेरिया रखा है कि जो एनएसजी का मेंबर बनेगा, है ना, उसको एनपीटी पे साइन करना पड़ेगा, उसको एनपीटी पे साइन करना पड़ेगा। ठीक है। इसका एम था न्यूक्लियर वेपन कंट्री को फैलने से रोकना और पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट करना। देख लो भाई इसका पर्पस क्या है। तो क्या हमेशा यूएस राजी हो जाता है कि चलो चलो इंडिया को ले लेते, कोई बात नहीं, लेकिन एक कंट्री है जो हमेशा आके खड़ा हो जाती है। A significant factor hindering India bid for NSG membership has been China opposition. यूएस राजी होती है, यूएसए सारे लोग बोलते हैं हाँ चलो ले लेते हैं, इंडिया को भी एनएसजी का मेंबर ले लेते हैं। इंडिया बोलता है कि हमको एनएसजी के मेंबर बनाए, क्योंकि एनएसजी में वर्ल्ड के सिर्फ डेवलप कंट्रीज के मेंबर है ना। लेकिन चाइना आके खड़ा हो जाता है, नहीं हम नहीं बनने देंगे। क्यों क्यों नहीं बनने दीजिएगा? देख लीजिए पॉलिसी है कि जो एनपीटी को साइन करेगा वही उसका मेंबर बनेगा। तो इन्होंने तो एनपीटी को साइन किया नहीं है, तो ये कैसे मेंबर बनेंगे? ऐसे आके अपोजिशन अपोजिट हो जाता है, तो फिर उसके बाद कोई कुछ करता नहीं जब वो आगे खड़ा हो जाता है। ठीक है। हम कहानी पूरा यहाँ से स्टार्ट किए थे 1964 से। 1964 में क्या हुआ था? जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ। चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। 1968 में क्या हुआ था? एनपीटी आया था। 1974 में 2 चीज हुआ था। पहले क्या हुआ था? पहले तो मतलब न्यूक्लियर टेस्ट किया था, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ और दूसरा? न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप आया हाँ, था। एनएसजी आया, वेरी गुड। अब यहाँ पे मेरे बात सुन लो। अब 1998 में फिर कहानी स्टार्ट हुआ। 1998 में 2 कंट्री न्यूक्लियर टेस्ट करेगी, एक तो सबसे पहले इंडिया करेगी। इंडिया और पाकिस्तान। हाँ, इंडिया करेगी तो वहीं पे करेगी जहाँ पे तुम्हारा पोखरान, राजस्थान, इंडिया में। कब से क्या डेट? देखो डेट याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब डेट पूछ रहा है। 11 मई से 13 मई तक 1998 में इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया। कहाँ पे? पोखरान, इंडिया में। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को अडॉप्ट कब किया गया? 2003। इंडिया के न्यूक्लियर पॉलिसी पर्पस क्या है? ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। नो फर्स्ट यूज। मान लो कि इंडिया का लड़ाई बांग्लादेश के साथ हो रहा है। उसका कोड नेम ऑपरेशन शक्ति होगा ना दी? हाँ, इसका कोड नेम ऑपरेशन शक्ति है। मैं नहीं लिखी हूँ यहाँ पे, मैं देखती हूँ, नहीं लिखी हूँ, मैं लिखी नहीं, हालांकि मैं लिखती हूँ। ठीक है। कैसे छोड़ दी मुझे समझ में नहीं आया, मैं लिखती हूँ। ठीक है, समझना। मान लो कि इंडिया और बांग्लादेश में, एक मिनट रुक जाओ, बांग्लादेश तो न्यूक्लियर कंट्री नहीं है ना, तो मैं इसको क्या रखूँ? चाइना रखती हूँ। इंडिया और चाइना में लड़ाई हो रहा, तो जब तक चाइना यूज नहीं करेगी न्यूक्लियर वेपन, तब तक इंडिया भी नहीं यूज करेगी। तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, हम पहले न्यूक्लियर वेपन को यूज नहीं करेंगे, मेरी पहली पॉलिसी है। मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस, इंडिया बोलता है कि मेरा जो न्यूक्लियर वेपन है, 2003 के में लिखा था कि मेरा जो न्यूक्लियर, इंडिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, मैं उसमें साफ साफ बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ न्यूक्लियर वेपन अपना मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस के लिए रखा हूँ। सिर्फ अपने डिटरेंस का मतलब होता है बचाव, अपना बचाव के लिए मैंने रखा हूँ, और किसी चीज के लिए नहीं। ठीक है। मेरा पर्पस ही है कि न्यूक्लियर डिटरेंस, मुझे बचा के रखना। ठीक है। एक बात, इंडिया विल नॉट यूज इट्स न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर स्टेट। चलो ये वाला स्टोरी सुनिए, यहाँ पे इंडिया बांग्लादेश आएगा। इंडिया क्या एक न्यूक्लियर कंट्री, और बांग्लादेश जो है वो एक न्यूक्लियर कंट्री नहीं। मान लो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में वार होता है, अगर इन दोनों के बीच में वार होगा तो इंडिया कभी भी इसके अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन को यूज नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये जो बांग्लादेश है ना, ये नॉन न्यूक्लियर स्टेट है, इसके पास किसी तरह का न्यूक्लियर वेपन है ही नहीं। तो इंडिया कभी भी बांग्लादेश के साथ लड़ाई होता है, या ऐसी कोई कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, तो इंडिया उस कंट्री के अगेंस्ट कभी भी न्यूक्लियर वेपन को यूज नहीं करोगी, माइंड में बैठा लो। ठीक है।
द माइंड में बैठा लो, ठीक है। हाँ, क्या इंडिया का जो न्यूक्लियर वेपन का जो पावर है, ऑथोरिटी किसके पास है? सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप के पास है। और देखते किसके पास है। बोला कि एक न्यूक्लियर कमांड ऑथोरिटी है। न्यूक्लियर कमांड ऑथोरिटी इसको नहीं। Nuclear Command Authority is the body responsible for the command, control, operational design regarding इंडिया का न्यूक्लियर वेपन। इंडिया का जो न्यूक्लियर वेपन है ना, उसे मिलिट्री का कंट्रोल नहीं, बल्कि सिविलियन पॉलिटिकल लीडर का कंट्रोल है, जिसको लोगों ने चुना है, नरेंद्र मोदी। आज का डेट में अगर हम देखेंगे तो इसके हाथ में। बोला नेशनल कमांड ऑथोरिटी का पार्ट कितना है? इसके दो काउंसिल है, एक का नाम है पॉलिटिकल काउंसिल, एक का नाम है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। पॉलिटिकल काउंसिल का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फाइनल ऑथोरिटी टू ऑथोराइज द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, अगर न्यूक्लियर वेपन को यूज करना है तो फाइनल ऑथोरिटी किसकी होगी? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ही होगा, पीएम का ही होगा। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कौन कौन होगा? यहाँ पर ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होगा। फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है ये ब्रजेश मिश्रा है। पीवाई की क्वेश्चन है कि इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर सिक्योरिटी कौन है? ब्रजेश मिश्रा, ठीक है। इनका काम क्या होगा? प्रोवाइड करना रिकमेंडेशन टू द पॉलिटिकल काउंसिल। जो पॉलिटिकल काउंसिल है ना, इनको रिकमेंडेशन करना है ना। एनसीए वाज फॉर्मली स्टार्ट, ये कब आया था? 4 जनवरी 2003 में, ठीक है। अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, उसके बाद बताना, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ। मैं कुछ क्वेश्चन रखे तो वही देख ली। कहाँ है? आरसी कल छुट्टी लेके गए थे, लगा से ज्यादा तबीयत खराब हो गया क्या? मैं पूछूंगी, तुम लोग बताना है। नहीं मिल रहा मुझे क्वेश्चन। इंडिया के फर्स्ट न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का डेट बताओ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ, बोलो। आवाज आपका कट रहा है थी। वो आवाज कट रहा है। एक मिनट रुक जाओ, वैसे ही पूछती हूँ, रहने दो। हट, ये खोल रहे तो इसलिए हो जा रहा। पीडीएफ खोल रही तो बस होने लगा। चलो बोल रहे हैं, इंडिया ने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कब किया? जल्दी बता दो, टाइम नहीं। 1974, 18th में सेकंड कब किया? 1974, सेकंड कब किया? 1998, 1998, एनपीटी का डेट क्या है? 1968, हाँ 1968। ठीक है। इंडिया के न्यूक्लियर पॉलिसी का प्रिंसिपल बताओ, कौन कौन सा है? फर्स्ट ईयर मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस। और बताओ। नो अगेंस्ट, नॉन न्यूक्लियर जो है हाँ दो, कंट्री उस पर तो अटैक उसके नहीं अगेंस्ट करना। अटैक नहीं करेंगे, बिल्कुल सही बोली। चलो, इंडिया के फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट का कोड नेम क्या था? स्माइलिंग था। और दूसरा वाला का नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति। मुझे बताओ कि पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले किसने यूज किया था न्यूक्लियर वेपन को? यूएसए, डेट यूएसए 1945, डेट बता सकती हो? ओ डेट तो बता। 1945, उसके बाद किसने यूज किया था?
यूएसएसआर में यूएसएसआर 1949। उसके बाद किसने यूज किया था? डेट बताओ। 1952। 1952। उसके बाद फ्रांस 1962। 1960। 96। अच्छा। चाइना का डेट बता दो। ठीक है। पाकिस्तान 1998। इंडिया भी 1998 है ना। नॉर्थ कोरिया रिसेंटली यूज किया था। नॉर्थ कोरिया कब यूज किया था वो भी याद कर लो। 2006 में। ये रीजन है इसमें दोगी। ठीक है, ये हो गया। मुझे बता दो फादर ऑफ, एक मिनट, फादर कौन है न्यूक्लियर वेपन? न्यूक्लियर वेपन के फादर कौन है? होमी जे बाबा। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। एनएसजी का डेट बता दो। एनएसजी का 1974। क्या इंडिया एनएसजी का मेंबर है? नहीं है। खत्म हो गया, ये आएगा। खत्म हो गया वो तुम्हारा उसके। बहुत इंटरेस्टिंग है ये पूरा चैप्टर। हाँ, हमको भी फॉरेन पॉलिसी पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। पहले एकदम अच्छा नहीं लगता था, अब अच्छा लगता है। मैंने रियल है ना, तो इसलिए अच्छा लगता है, इस वजह से अच्छा लगता है। और अच्छा है, और वजह भी है कि हम लोग को एक नॉलेज है कि अगर कोई पूछेगा तुमसे। और क्या है ना कि पूरा एकदम टाइम से शुरू होते हुए आ रहा है ना, तो वैसे पढ़ करके याद भी हो जा रहा है। हाँ हाँ हाँ। 1962 से 1944 से तुम कहानी पढ़ सकती हो ऐसे करके, अगर करना चाहोगी तो, कि पहले इसने यूज किया वर्ल्ड वॉर 2 में। वैसे तो चाइना से भी याद कर सकती हो, है ना। 1949 में अब इसका देखा देखी बोला हम क्यों नहीं करें, इसका देखा देखा यूके बोला हम क्यों नहीं करें 1952 में, है ना। तो इस तरह से तो करते 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 पूरा कहानी यहाँ तक आ गई, है ना। तो वो तो खत्म हो गया तुम्हारा, न्यूक्लियर वेपन वाला खत्म हो गया। अभी आएगा तुम्हारा कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी ट्रीटी आएगी वो लोग। ठीक है, अभी तो तुम लोग कुछ और भी पढ़ाना है, क्योंकि अभी देखिए नया नया कुछ ऐड हुआ है, तो वो सब तो भी पढ़ना पड़ेगा तुम लोगों को। ठीक है, छोड़ नहीं सकता आदमी। छोड़ेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सब पढ़ लेना, अगर तुझे कोई पूछेगा तो बता तो सकती हो ना कम से कम। सबसे पहला कौन कंट्री जो न्यूक्लियर टेस्ट किया? हमको पता है यूएस है। डेट पूछेगा 1942, सॉरी 1945, 1949, 1952, 1960, 1964, 1974, पाकिस्तान 1988। अगर एक मैं तुम लोग को लिस्ट बता देती हूँ, क्योंकि अभी तक जो द मेन मेन है उन लोगों का लिस्ट बता दे तो। कहाँ लिस्ट आ गया, कहाँ लिस्ट आ गया भाई, मैं लिस्ट कहाँ बनाऊँ? लिस्ट बनाने की कोई जगह, तुम ही लोग बताना मुझे, मैं लिस्ट बताऊँ। चलो लिस्ट बताओ, मैं यहाँ पे एक लिस्ट जैसा बना रही हूँ। ठीक है, 1945 में तुम्हारा यूएसए पूरा बना रही हूँ, उसमें जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है ना। उसके बाद उस टाइम रसिया था, अभी रसिया उस टाइम यूएसएसआर था, तो रसिया ही लिख देती हूँ, है ना उस टाइम। ए बाबा, ये क्यों हो रहा है ऐसे? मेरा ना ये रिफिल खराब हो गया एक्चुअल में, इस वजह से इतना प्रॉब्लम दे रहा है। इसको पॉज करके करेंगे, पता चलेगा कि देखो यहाँ पे मेरी रिकॉर्डिंग नहीं की। ठीक ना, 1945 यूएसए, 1949 रशिया, 1952 में यूके, 1960 में फ्रांस, 1964 में चाइना, 1974 में इंडिया, 1988 में पाकिस्तान, 2006 में नॉर्थ कोरिया, है ना। ठीक बोल रही हूँ ना। 1945 यूएसए, 1949 रशिया, 1952 यूके, 1960 फ्रांस, 1964 चाइना, 1974 इंडिया, 1998 पाकिस्तान, 2006 में कोरिया, नॉर्थ कोरिया। ठीक है, हाइड्रोजन बम जो बनाया था। समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब मैं इसको खत्म कर स्टार्ट करती हूँ वो वाला क्लास, MTCR वाला। अच्छा मुझे ये बताओ, इंडिया का जो न्यूक्लियर वेपन है, उसका कंट्रोल किसके हाथ में? मिलिट्री के हाथ में है या सिविलियन पॉलिटिकल लीडर के हाथ में है? पॉलिटिकल लीडर के हाथ में। वेरी गुड। द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, MTCR का फुल फॉर्म याद करो। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, समझ में आ रहा कि कंट्रोल करने के लिए आई किस पे? मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर। ये एक मल्टीलेटर एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है।
ये किस किस चीज को रोक लगाने के लिए आई, किस किस चीज पे लिमिट लगाने के लिए आई। देखो, रिस्क ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये बोला है कि हर उस चीज जिसे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होगा। हाइड्रोजन बम अगर कोई गिरा दे तो उसे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होगा। तो बोला किस किस चीज से वेपन ऑफ, बोला कि एमटीसी क्यों आई, मैं यहाँ पे स्टोरी बना रही हूँ। MTCRI है, टी होगा है, आई है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को रोक लगाने के लिए। तो पूछा गया कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन किस किस चीज से होता है। तो बोला अगर हम केमिकल यूज करते हैं, बायोलॉजिकली कोई चीज को यूज करते हैं, न्यूक्लियर यूज करते हैं, तो ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। हम लोग कोविड-19 जो हुआ था वो बायोलॉजिकली वेपन बोला जाता है चाइना का। हम लोगों को नहीं पता है कितना सच कितना झूठ, लेकिन तुम आर्टिकल में देखना लिखा होता है कि जो कोविड है ना वो चाइना का एक बायोलॉजिकल वेपन है। तो उससे तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ही हुआ था एक तरह से देखोगे तो, पूरा वर्ल्ड में आ गया था, है ना। तो बोला पहले जमाने में क्या होता था कि अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ लड़ाई हो रहा था, दूसरी कंट्री में बीमारी को फैला दो, जीत जाओगे तुम, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये जो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम है ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को रोक लगाने आई थी। तो बोला गया कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन किस किस चीज से होता है। बोला केमिकल, बायोलॉजिकल, कोविड जैसा, न्यूक्लियर वेपन, ये सबसे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होता है। तो बोला कि ये आई कब, ये 1987 में आई, ठीक है ना। तो बोला कि इसमें मेंबर कौन कौन है, तो G7 जो इंडस्ट्रियलाइज ग्रुप है ना उसके जितने भी मेंबर कंट्रीज के सारे, अभी हम तुमको मिसाइल वाला भी याद कराइए, याद हो जाएगा। इसमें तुम्हारा है यूएसए, यूके, फ्रांस, ठीक है ना। P5 के 3 कंट्री है, और 2 कंट्री तुम्हारा जो तुम्हारा वर्ल्ड war 2 में से अगेंस्ट लड़ी है, यूएसए, यूके, फ्रांस। अभी 3 लोग में बहुत है, चूंकि रसिया से लड़ाई हुई है तो अपना अलग थलग रहती है ना। ये अभी भी है, यूएसए, यूके, फ्रांस अभी भी है। ये लोग वर्ल्ड war 2 में किसके अगेंस्ट था, जर्मनी एंड जापान। चलो 5 तो याद हो गया, जर्मनी, जापान, इटली भी था ना, सॉरी इटली भी था, इटली का मौसोलिनी, 3 था। और एक कनाडा याद कर लेना, और क्या, तो हो गया 7 कंट्री। इंडिया इसका मेंबर है, अभी इसके टोटल 35 मेंबर है। क्या इंडिया इसका मेंबर है, इंडिया इसका मेंबर है। इंडिया कब बनी, 2016 में, पीवाई की क्वेश्चन। MTCR का मेंबर इंडिया कब बनी, 2016 में। क्या चाइना मेंबर है, ना चाइना है ना पाकिस्तान है। चाइना इज नॉट ए मेंबर, पाकिस्तान इज नॉट ए मेंबर ऑफ MTCR, ठीक है। ये देखो वासेनियर अरेंजमेंट 1996 में आई थी। ऑब्जेक्टिव्स क्या था, वाशनियर अरेंजमेंट डील विद द एक्सपोर्ट कंट्रोल फॉर कन्वेंशनल आर्म्स ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी, आता है मैचिंग करने के लिए। डुअल यूज टेक्नोलॉजी, बोला कन्वेंशनल आर्म और डुअल यूज टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल लगाने के लिए, उसको रोक लगाने के लिए वासेनियर अरेंजमेंट आया था। डुअल यूज से करना, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को रोक लगाने के लिए कौन आई थी, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को MTCR, MTCR आई है ना। लेकिन डुअल यूज टेक्नोलॉजी को रोक लगाने के लिए कौन आई है, वासेनियर अरेंजमेंट। इंडिया इसका मेंबर है, इंडिया इसका मेंबर है 2017 में। इंडिया 7 दिसंबर 2017 में इंडिया इसका मेंबर बनती है। इंडिया इंडिया इसका जो मेंबर बनी वो 42nd यानी 42वीं मेंबर इसका इंडिया बनी है मेंबर, ठीक है। उसके बाद एक आता ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, इंपोर्टेंट मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है, ये भी प्रिविलेंट लगाने आए, किसका, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन अगर कोई यूज करेगा उस पर रोक लगाने के लिए। इन्होंने बोला, ये एग्जाम में आया अभी, इन्होंने बायोलॉजिकल वेपन या केमिकल वेपन को फैलने से रोक लगाने के लिए ऑस्ट्रेलिया ग्रुप आया, ठीक है ना। प्रोमोट ट्रांसपेरेंसी कॉपरेशन एमंग मेंबर कंट्रीज, इन्होंने बोले जितने मेंबर कंट्रीज है ना उनके बीच में कॉपरेशन और ट्रांसपेरेंसी बना के रखना है। कौन कैसा टेक्नोलॉजी यूज करा ये पता होना चाहिए, ठीक है। 1985 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। और आफ्टर द यूज ऑफ द केमिकल वेपन, इराक ने 1984 में यूज किया था ना केमिकल वेपन, उसी के बाद ऑस्ट्रेलिया ग्रुप आया था 1985 में। इंडिया इसका मेंबर है, बिल्कुल इंडिया इसका मेंबर है, इंडिया इसका मेंबर 2018 में बनी है, ठीक है। मुझे बताओ इंडिया MTC के मेंबर है, इंडिया MTC का मेंबर है, बताओ तो, इंडिया MTCR का मेंबर है। नहीं हाँ नहीं है अभी ना पढ़ाएं। इंडिया MTC का मेंबर है, वही तो, इंडिया MTC का मेंबर है। और MTC आई कब, इसका डेट बताओ जल्दी से।
1987। 1987 बिल्कुल। हाँ, टोटल मेंबर कंट्री 35 है, ठीक है। और इंडिया इसका मेंबर कब बनी? 2016, 2016। 2016। समझ में आ रहा है ना? 2016 हो गया। किस पर्पस क्या था? वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को फैलने से रोकना, है ना। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को फैलने से रोकना। इनके अकॉर्डिंग वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्या था? केमिकल का यूज, बायोलॉजिकल यूज, टेक्नोलॉजी का यूज, ये सॉरी न्यूक्लियर का यूज, ये सब था वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इनके अकॉर्डिंग। हो गया। नेक्स्ट हो गया तुम्हारा फिर हो रहा है ये। अच्छा मुझे ऐसे ही बताओ, वासिन एयर अरेंजमेंट का डेट बताओ। 7 दिसंबर 2017। नहीं नहीं, वो तो इंडिया ज्वाइन की थी, वो आई कब, ये बाद में पूछ रही हूँ। 1996। 1996 है। और उसका पर्पस क्या था? डुअल यूज टेक्नोलॉजी को रोक लगाने के लिए ना, डुअल यूज है। हाँ डुअल यूज है ना, डुअल यूज कर ले, एक डुअल यूज है ना, डुअल में इसी यूज को ले, डुअल यूज टेक्नोलॉजी को रोक लगाने के लिए आई थी, है ना। किसको रोक लगाने के लिए आई थी? डुअल यूज टेक्नोलॉजी को रोक लगाने के लिए। इंडिया इसका हाँ इंडिया इसका मेंबर कब बनी? 2017। 2017, ठीक है। उसके बाद आया ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का बारे में बता, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप कब आई है? 1985। 1985 बिल्कुल। इंडिया उसका मेंबर कब बनी? इंडिया उसका मेंबर कब बनी? 2018। 2018 हो गया। ये वाला कंप्लीट हो गया पीडीएफ, ठीक है। मैं इसको बंद कर रही हूँ।